अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे हम अपनी, आपको थोड़ा सा हमने मुतासर भी तो करना है ना। ये K2 के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो कुछ तो जानते हैं जो ट्रैवलिंग से जुड़े हुए हैं। ये हम स्कर्दू से अगर सफ़र करें तो कोई 6-8 घंटे का जीप का सफ़र है। जब हम करते थे अब तो 1-1.5 दिन का सफ़र कम हो गया, तकरीबन 15 दिन आप पैदल ट्रैक करते हैं और वो फिर आप 7 दिन पहले जाने के 7 दिन के बाद आपको K2 नज़र आता है। तो उससे भी हम आगे गए थे। ये ब्रॉड पीक के बेस कैंप से वो तस्वीर थी जो पिछली थी, तो ये वहाँ से हमने तस्वीर बनाई और ये वही तस्वीर है सर्दियों वाली। और एक तस्वीर तो सर्दियों वाली ऐसी बनी कि उसमें मैं और आतिफ थे और -55 था और आतिफ को वहाँ से फ्रॉस्ट बाइट भी हो गया और बड़ी मुश्किल से बस इसका 2 उंगलियां बचा सके। ये ब्रॉड पीक की है, ये एरियल एक तस्वीर है। हमने 2 किताबें जो की हैं नॉर्दर्न एरिया पे, वहाँ पे हमें कोई एक सहूलत मैसर थी हेलीकॉप्टर की, तो ये आपको ये वाला जो एंगल है ये शायद ना मिले। इसके पीछे जो गेशाबर्ग जो G1 सिलसिला है, G1 2 3 4, ये आपको सारे वो पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये कैथेड्रल पीक है। ये बाल्टोर ग्लेशियर आपको नीचे नज़र आ रहा है, जो हम आपको वो बता रहे थे कि अब ये 1-1.5 दिन का कम हो गया। ये बर्फ़ सिमट गई है मोटाई में भी और लंबाई में भी। ये एक बिल्कुल हमें एक हमारे लिए बिल्कुल एक नया तजर्बा था जो हमने देखा पहाड़ों में, कि पहाड़ों में हमने स्मोक देखी। और ये आई थिंक सो 2018 की तस्वीर है और हम हैरान कि स्मोक तो शहरों की एक हम समझते कि पैदावार है उसमें पूरे, लेकिन पहाड़ों को भी अब वहाँ तक भी पहुँची हुई थी। और स्मोक आपको पता है कि पाकिस्तान जो एयर क्वालिटी है, यानी आपके जो आपके ज़रात पे आपका मुल्क चलता है ना, तो आपके जो ज़रात पे से रिलेटेड शहर या इलाके हैं उनकी भी जो एयर क्वालिटी है ना, जो वो अमेरिका में मौजूद सनती इलाके हैं उनसे बुरी है। यानी हमारा यहाँ पे सिस्टम कुछ ऐसा है कि हमने अपने जो ये ज़रात से जुड़े इलाके उनकी भी एयर क्वालिटी हमारी बुरी है। जैसे लाहौर की आप बड़े खुश हुए इस सर्दियों में, कुछ हवा चली कि जी अब लाहौर 5वें नंबर पे आ रहा है, बड़े खुश हुए लाहौर ये। उससे पहले आप पिछले सालों में देखें तो आप बदतरीन एयर क्वालिटी जो है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नंबर पहला या दूसरा है। तो ये हमें इसके बारे में भी ये जो बात करनी पड़ेगी कि ये जो पूरी हवा में हम मुख्तलिफ गैसेज जो ग्रीन हाउस गैसेज पैदा कर रहे हैं, या कार्बन हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और वो मीथेन है, ये सारी जो गैसेज हम पैदा कर रहे हैं, ये जो सूरज की लाइट पड़ती है उसको वापस जब वो जाती है टकरा के ज़मीन से तो उसको वो ग्रैब कर लेती है, उसको वापस नहीं जाने देती, जिससे ये ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज आपका आप टर्म सुनते हैं ना, ये उससे पैदा होता है। तो ये जितनी हवा में गैसेज ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा जो है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1800 से लेकर 1900 तक देखें तो उसके दौरान जो एक था दुनिया में ये आप ग्लोबल वार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 1900 से लेके अब तक 1 डिग्री का सिर्फ फ़र्क पड़ा है। लेकिन 1 डिग्री से आप देखें कि आपके समुद्रों की कोई 11 इंच सतह बुलंद हो गई है, आपकी बर्फ़ें ख़त्म हो रही है सिर्फ 1 डिग्री से। और इस सदी के एंड तक वो कह रहे हैं कि कम अज़ कम 1 या 2 डिग्री का और मज़ीद फ़र्क पड़ेगा। और जो आपके जितने बड़े शहर हैं जो साहलों पे हैं पूरी दुनिया में, वो सारे तकरीबन कहते हैं आधे से ज़्यादा डूब जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। प्लीज़ 2017-18 अक्टूबर की ये तस्वीर है, 17 में था या 18 में, साल नहीं याद, लेकिन ये हमारी एक्सपीरियंस में पहली दफ़ा हमने माउंटेन्स के ऊपर ये स्मोक देखी। उस वक्त तो समझ नहीं आई, लेकिन वापस आके पता चला कि लाहौर में 2018-17 से पहले मेरा ख्याल है स्मोक वाला ये टर्म नहीं सुनते थे। दूसरी बात ये कि दुनिया के अंदर 8000 मीटर से बुलंद 14 पहाड़ हैं, जिनमें से 5 पाकिस्तान में, इस तस्वीर के अंदर 4 नजर आ रहे हैं। ये 4 पहाड़, हाँ, वो K2 ब्रॉड पीक, G1 G2 ये, और नीचे बाल्टोरो नजर आ रहा है। ये मालो मीटिंग की तस्वीर है। ये पाकिस्तान में आप हुंजा का नाम सबने सुना होगा। हुंजा से आप अगर आप होपर वैली में जाए हो, वहाँ से 2 दिन का ट्रैक करके आप सबसे जो पहले तो इसी को गिना जाता था मेरे से, अभी शायद
इसी को हाईएस्ट लेक गिना जाता है, लेकिन छोटी मोटी कुछ और लेक्स भी डिस्कवर हुई हैं। रश लेक एक जगह आती है, रश लेक से ये तस्वीर ली गई है मौलवी की। ये 7000 मीटर का पहाड़ है। ये राकापोशी, ये हुंजा से आपको ये व्यू नज़र आता है, लेकिन ओरिजिनली ये जो है नगर वैली में है। ये शिस्पर पीक है। ये उसी रास्ते में, उसी जगह से जब आप हुंजा से जाते हैं टूवर्ड्स हुजराब, तो रास्ते में बोरत लेक आती है, वहाँ से ये आपको पीक नज़र आती है, शिस्पर पीक। ये पसू पीक है। ये आतिफ की बड़ी फेमस तस्वीर है। इसमें आतिफ ने 2 लाइट्स को यूज़ किया है। एक जो आपको फ्रंट पे नज़र आ रही है, ये सूरज डूब रहा है, आखिरी लाइट है उसकी, और पीछे से चांद निकल रहा है। तो ये फोटोग्राफर का यही होता है कि वो स्पेशली वो फोकस करके, अगर आप इसको वाइड में देखें तो शायद ये पहाड़ आपको नजर ही ना आए वहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सिलसिला है पशु कोन्स का। जैसे पिछली तस्वीर है उसमें वो अंदर आप ये क्या लाइट है? ये सूरज की पहली लाइट, सूरज की पहली लाइट। नहीं, बट ये दोनों तरफ है। ये आप समझे कि इस तरह पड़ी, इधर शेड नजर आ रही है स्टोन, इधर से ऐसे पड़ी है। वो आप काले काले पत्थरों के अंदर वो आपको शेड नजर आ रहा है, इस वो बता रहा है आपको कि सूरज किस साइड से राइज हो रहा है। ठीक, बहुत अच्छा। ये नागा पर्वत की तस्वीर है, ये फैरी मैडो से, और इसमें भी वही एक टेक्निक यूज की गई है कि सनलाइट और मूनलाइट दोनों को यूज किया गया। ये चंद्रगुप्त है। ये बलोचिस्तान में एक मड वोल्केनो है, और बलोचिस्तान का लैंडस्केप जो हम कुछ सालों से मैं और आतिफ मुसलसल जा रहे हैं, और वो उसने हम पे एक नई दुनिया जो है ना, वो एक नई दुनिया हमें दिखाई है, जो बलोचिस्तान का लैंडस्केप है। ये एक और जो है ना मड वोल्केनो है, ये आवारान में है, काफ़ी डीप बलोचिस्तान में हम जाते हैं तो वहाँ पे है आवारान में, और इसका नाम भी वही है जो अभी फरा मना कर रही थी किसी को कि बोले ना। ये इसके पास जाते हैं तो इसमें मिट्टी जो वो उबलती है ना, तो उससे बुड़ बुड़ की आवाज़ आती है, तो लोकल लोगों ने इसका नाम रखा है बड़भड़ोंक। सही है, सही बात, सही है। ओरिजिनल नाम इसका बड़भड़ोंक है। ये काफी रिमोट एरिया में, मेरा ख्याल है बहुत अनएक्सप्लोर किस्म का ये मड वोल्केनो है। हमें कहीं से पता चला था तो फिर हम इधर ट्रैक करके और ये काफी सेंसिटिव एरिया में, इतने सेंसिटिव एरिया में कि हमें 1-1.5 दिन लगा परमिशन लेने में, वहाँ जो अलर्गी पसंद थे दिखे उनसे। हमारे साथ हालांकि बलोची थे लोग, बलोच लोग थे, सॉरी मैं बलोची कह गया, बलोच लोग थे, वो हमारे साथ है, लेकिन फिर भी 1-1.5 दिन लगा हमें परमिशन लेने में। उसके बाद भी हमने गाड़ी एक गड्ढे में छुपा के और हम पैदल ट्रैक करके कुछ 8-10 घंटे का, तो फिर हम ये सारा हमने तस्वीरें बनाई। और इधर से अच्छी जगह थी, शाम को तस्वीरें बनाई, रात इधर गुजार नहीं सकते, तो फिर रात को ट्रेवल करके हम अंधेरे में वापस आए। ये है मंथल रॉक। मंथल रॉक है, ये आप स्कर्दू के पास आप देखेंगे, ये पहला पोर्शन था माउंटेन्स का, जिसमें हम आपको माउंटेन्स दिखा रहे थे, और एंड हमने किया बलोचिस्तान में कि ऊपर से लेके हम नीचे तक हम कुछ माउंटेन्स दिखाएं। ये मंथल रॉक है। अब ये हमारा वो वाला शुरू हो जाएगा चैप्टर हिस्ट्री वाला। ये जो पूरा गिलगित बल्तिस्तान है, इसमें सबसे बड़ी जो बुद्ध रॉक है वो मंथल रॉक है, और ये आप समझे कि स्कर्दू शहर से 15-20 मिनट लगते हैं, तो ये मंथल एक जगह आती है अगर आप जोसे की तरफ जा रहे हैं। इस रॉक का साइज आप समझे कि ये जो नीचे वाली आपको लाइन नजर आ रही है ना बुद्धा की, ये तकरीबन आप समझे इससे थोड़ा सा ऊंचा मेरा सर होगा, तो ये काफी बड़ी रॉक है। ये अल्तित फोर्ट है हुंजा में, और ये काफी फेमस, वहाँ पे 2 फोर्ट है, अल्तित और बल्तित। तो उसमें है ये स्प्रिंग का मौसम, अभी जैसे मार्च का एंड होगा तो वहाँ पे स्प्रिंग आ जाएगी ना, तो आपको पूरा नॉर्थ ऐसा लगेगा जैसे एक बाग है जिसके अंदर आप घूम रहे हैं। ये शारदा वैली, ये शारदा जो एक वैली है, उसके अंदर एक बुद्ध या पुरानी आप जो भी कह रहे हैं, बुद्ध थी या आई डोंट नो, एक यूनिवर्सिटी थी शारदा यूनिवर्सिटी के नाम से ना। ये तख्तबाई के रियून्स
रूल्स हैं जो गंदारा आर्ट से रिलेटेड या गंदारा से मुतल्लिक जो हमारे यहाँ पे चीज़ें हैं उनके मुतल्लिक एक है चाइनीज़ स्याह था, वो लिखता है कि मैंने जब वो आया ये आज से कोई 1500-1600 साल पहले, वो कहता है जी मैंने यहाँ पे कुछ 16,000 बुद्ध मोनेस्ट्रीज देखी इस एरिया में सारे, इतने ज़्यादा आपको वहाँ पे, ये भी वहाँ पे एक स्वाद के अंदर एक बुद्ध के आपको वो खंडरात मिलते हैं और बेशुमार। मैंने आतिफ ने कुछ ऐसे डिस्कवर किए कि जिनको ज़्यादा लोग भी नहीं थे जानते। मैं और आतिफ एक काम कर रहे थे ये इस पे गंदारा आर्ट पे, तो उस पर हमने ये डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट तस्वीर भी उसी की होगी, नहीं वो सॉरी ये मोहनजोदाड़ो आ गया। पूरी दुनिया में तो शायद इसको इतना ज़्यादा इसको रेट किया जाता है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान में ज़रा इतना नहीं किया जाता, लेकिन जो अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चंद एक चीज़ें अगर आप दुनिया में आप कहें ना कि नगीनों की तरह चमक रही है तो उनमें से एक मोहनजोदाड़ो है। 5000 साल पुराना है ना, तो कभी इसकी हिस्ट्री का हमें पता नहीं है। राइट अप में जो हम इनकी लैंग्वेज पढ़ नहीं सकते, राइट अप में हमारे पास आया कुछ नहीं, तो जो गैस करते हैं ना तो उसमें से सबसे बड़ा गैस है कि ये किसी दरिया के किनारे ये भी आबाद होगी और वो दरिया ने अपना रुख बदल लिया तो इसलिए ये लोग यहाँ से फिर चले गए। तो मुझे ये जब मैं पढ़ा तो मुझे लगा कि लाहौर की कोई स्टोरी है, आज से 5000 साल बाद लाहौर के मतलब भी ऐसे ही कहेंगे। ये एक बुद्ध जैसे रॉक कार्विंग है, ये भी मैंने आतिफ ने हमने एक चरवाहे से सुना बलोचिस्तान के अंदर, तो वहाँ पे फिर हमने इसके लिए भी एक ऑफ ट्रैक किया, तो यहाँ वहाँ पे हमें ये मिला और ये शायद पहली दफ़ा डॉक्यूमेंट हुआ है। और ये इसकी हिस्ट्री का नहीं पता, ज़्यादातर जो हमने चीज़ें डिस्कवर की हैं बलोचिस्तान में उनकी हिस्ट्री का नहीं पता। हमने इसके अलावा भी काफ़ी रॉक कार्विंग्स देखी जिनका हिस्ट्री का नहीं पता कि ये किन लोगों ने बनाई थी, कब बनाई थी, और उसकी वजह पता है कि बलूचिस्तान में अभी तक हमने वो एक माहौल बनने ही नहीं दिया कि वहाँ पे इल्मी तौर पे कुछ काम हो सके। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट कर लिए डिस्कवर करके, हो सकता है आने वाले वक्त में इन तस्वीर की मदद से कुछ हिस्टोरियंस या आर्ट जी बिल्कुल, ये आप कंसल्टेंट वो इसको देख के बता सकें कि ये क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, किन लोगों ने बनाई, शेप्स को देख के वो कुछ बता सकें। यहाँ नहीं भी तो इंटरनेशनली तो आर्कियोलॉजी में काफी ज्यादा काम होता है, तो कोई ना कोई इसको जरूर डिस्कवर करेगा। इसमें आपको मैं बता रहा था ना कि एक तस्वीर खींचने वाला एक कहानी लिखता है या एक नज़म कहता है या एक गज़ल कहता है, तो तस्वीर खींचने वाला एक हिस्टोरियन भी है। वो उस वक्त की जो सिचुएशन है, जैसे 2018 की हम दिखा दें कि केटू में स्मोक आई हुई है, या लाहौर में कैसा भी, आप लाहौर की भी कुछ तस्वीरें देखेंगे, तो हम एक हिस्ट्री भी लिख रहे होते हैं। फोटोग्राफर, कोई भी फोटोग्राफर है वो हिस्ट्री भी लिख रहा होता है, वो एक हिस्टोरियन है। ये एक है गोंदरानी एक जगह है बेला, लस बेला के पास बलोचिस्तान में, और ये कुछ 400 से ज़्यादा गार हैं जो पहाड़ों के अंदर बने हुए हैं। और ये इसका भी कोई पता नहीं है किन लोगों ने बनाए थे, और इसमें इस तरह के बाकायदा आपको ये कोई गार वैसा नहीं है कि लंबी सी कोई सुरंग है, ये बाकायदा रूम्स बने हुए हैं, और कई ऐसे हैं कि वो कमरे के अंदर कमरा बना हुआ है, फिर एक साइड पे कमरा है छोटा। तो ये और वक्त के साथ साथ ये जैसे जैसे पहाड़ ये वो बारिशों से या मौसमों की तब्दीलियों से ये आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो रहे हैं आगे से उसके, लेकिन अभी भी आपको ये 400 के करीब आपको गार नजर आ जाते हैं वहाँ पे। गोंदरानी लाइटें नहीं यहाँ जल रही होती, लेकिन ये हमने क्या किया, हमने उसी को कि उस वक्त में लोग कैसे इसको जिंदगी करते होंगे, कैसा नजर आता होगा मंजर, तो फिर ये हमने आइडिया बना के तो उसके अंदर जाके मोमबत्तियां जलाई। ये हमारा जो हिस्ट्री का वो जो है वो पोर्शन वो खत्म हो गया, तो ये अब हमारा कोई लैंडस्केप के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया। ये बनक टॉप है, आप अगर जाएं स्कर्दू से आप शंग्रीला से आगे एक सोक वैली है, वहाँ से 3 दिन आप पैदल सफ़र करके एक हाइट पे जाते हैं, ये को 5100 कुछ मीटर है वहाँ पे। तो ये वहाँ पे है बनक टॉप या बनक पास आप कह लें। जो पुराने लोग थे जब ये KKH नहीं था बना, तो जो अस्तोर और स्कर्दू के लोग थे ये वाला रास्ता इस्तेमाल करते थे आने जाने के लिए, लेकिन अब ये मतरूक हो चुका है। अब ये शूसर की तस्वीर है, शूसर लेक की। ये आप समझें कि सबसे बड़ी लेक है इसकी देवसाई की। देवसाई जो 2nd हाईएस्ट प्लेटियो है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट प्लेटियो है।
और इस पे अगर आपको मज़ीद जानने की कोई दिलचस्पी हो तो इस पे मैंने एक डॉक्यूमेंट्री की हुई है। 2015 में उसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड भी मिला था फ्रांस में। उसका दियोसई द लास्ट सेंचुरी के नाम से ना, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, 36 मिनट की। क्या नाम दोबारा? दियोसई द लास्ट सेंचुरी। ये बड़े पानी की तस्वीर है दियोसाई की, और ये विंटर की तस्वीर है। तकरीबन दियोसाई आप समझे कि 8 महीने बंद रहता है, वहाँ पे बर्फ़ होती है। ये शंग्रीला जिसका मैंने भी जिक्र किया कि जिससे गुजर के आपको सोप वैली और फिर आप बनक टॉप की तरफ जाते हैं, ये बड़ा फेमस पॉइंट है। ये होटल वहाँ पे एक रिजॉर्ट सा बना हुआ है। ये लेक है जिसका नाम कचूरा लेक है, उस पर ये बना हुआ है। ये हबलू के करीब एक जगह है, आटम है। पाकिस्तान के नॉर्थ के जो सबसे 2 खूबसूरत मौसम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, मेरे और आतिफ या किसी भी फोटोग्राफर के, वो है स्प्रिंग और जो ना वो ऑटम। स्प्रिंग अभी आएगा, ये मार्च के एंड पे, ऑटम होता है तकरीबन आप समझे अक्टूबर के एंड पे। ये बेस्ट सीजन है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्थ को देखने के। ये बालतोरो ग्लेशियर आ गया जिसकी हम बात बता रहे थे, ये लैंडस्केप के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रश लेक आ गई पूरी। पहले आपने वो जो लेफ्ट में आपको पीक्स नज़र आ रही है, वो आपको पहले हमने सिंगल में दिखाई पीक्स के, हमने फोल्डर में वो मालू बीटिंग थी। वो मालू बीटिंग 3 पीक्स हैं जो 7000 के करीब हैं, और वो जो राइट पे आपको नजर आ रही है बिल्कुल पिरामिड की शक्ल में, ये मियार पीक है। पहाड़ हम ज्यादा दिखा रहे हैं वो इसलिए कि पूरी दुनिया में जितने पहाड़ों की कंसंट्रेशन है ना, वो सबसे हाई कंसंट्रेशन पाकिस्तान में है। 8000 से बुलंद 14 पहाड़ है दुनिया के अंदर, जिनमें से 5 पाकिस्तान में, बाकी नेपाल में, एक चाइना और नेपाल के बॉर्डर पे है। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर 120 से 25,000 से बुलंद पहाड़ उसके अलावा है, और शायद पूरी दुनिया के अंदर सारे पहाड़ 7000 से बुलंद मिला लें तो 120-25 नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऑटम जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि सबसे बेस्ट है, पीछे आपको राकापोशी नजर आ रही है, नीचे ये हुंजा का एरिया है, तो ये बेस्ट सीजन है। अगर आपका ये उसका एक क्लोजअप है, इसमें जो कलर्स मुख्तलिफ वहाँ पे दरख्तों में आते हैं। और ये जितनी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सबसे पहले मेरे यहाँ से पूरी फरा भी जानती होंगी और काफ़ी लोगों को इल्म भी होगा कि जितनी भी आर्ट की इसनाफ हैं, ये सारे आपके लिए थेरेपी का काम करती हैं। जैसे उसमें अभी मैं देख रहा था कि कुछ साल पहले फिनलैंड में एक रिसर्च हुई जिसमें उन्होंने छोटे जो बच्चों के लिए स्कूल्स थे, उनके अंदर उन्होंने एक फॉरेस्ट एरिया बनाया और उन्होंने उनके अंदर उन बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ करवाई। तो उसके बाद उन्होंने रिसर्च की कि वो जब वो खेलों के मैदान में गए तो उनकी कुव्वत मदाफ़े जो थी, वो दूसरे बच्चे जो कंक्रीट में रहते हैं, वो पलते बढ़ते हैं या वहाँ पे एक कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, उनकी बनिस्बत उन बच्चों की कुव्वत मदाफ़े ज़्यादा थी जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी ग्रीन एरियाज़ में, दरख्तों के पास या मिट्टी के अंदर करते हैं। तो ये जितनी भी तस्वीरें हमारे लिए और लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कि एक थेरेपी का काम करती है। ये एक तस्वीर है गिजर की, वही ऑटम है, और ये 2012 में एक कंपटीशन होता है मेमोरियल मारिया लूसिया, जो एक एडवेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा कंपटीशन है दुनिया में, स्पेन में होता है। उसमें ये तस्वीर, इसको फर्स्ट प्राइज मिला था। ये आतिफ की तस्वीर है, और ये इंडिया पाकिस्तान से पहली कोई तस्वीर थी जिसने फर्स्ट पोजीशन ली थी। ये लेक है, शंदूर लेक है। शंदूर का नाम आपने सुना होगा, जो सबसे हाईएस्ट एक मैदान है जहाँ पे पोलो, हाँ, वो शंदूर में एक फेस्टिवल होता है, पोलो फेस्टिवल। तो वहाँ पे एक लेक भी है जो विंटर में ये फ्रीज हो रही है, तो उस पर मुख्तलिफ पैटर्न्स बन गए। ये वहान कॉरिडोर का आपने नाम शायद नहीं सुना या सुना है, आजकल तो न्यूज़ में है। आजकल न्यूज़ में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक पट्टी है जिसको वहान कॉरिडोर कहा जाता है। ये उसमें एक ट्रैक है करम्बल लेक का, ये आतिफ ने किया था कुछ 2013 के करीब। तो ये वहाँ पे उस ट्रैक के दौरान 7-8 दिन का ट्रैक है, उसमें आपको बेशुमार लेक्स ऐसी आपको नजर आती है। ये उसी ट्रैक की एक तस्वीर है, और ये भी एक बड़ी फेमस तस्वीर है। इस वक्त भी जो जिनके पास लैपटॉप होगा एप्पल का,
जब उनका एप्पल का रेटिना आया था, तो उसके अंदर जो आप कह लें स्क्रीन वो थे वॉलपेपर्स थे, उसके अंदर ये सिलेक्ट हुई थी, एप्पल ने ये पाई हुई थी। ये इसकी तस्वीर है केल और अड़ंग केल की, कश्मीर की। ये आपको नीचे वो केल नजर आ रहा है, वो ऊपर आपको जो एरिया नजर आ रहा है वो अड़ंग केल है। तो वो जो लेफ्ट पे को जा रहा है वो ताओबट की तरफ जा रहा है, वो दरिया जो नीला जी। ये नारायण कगान में इस तरह के काफ़ी हैं एरियाज, ग्रीन जहाँ पे वो बकरवाल, और ये सारे बकरवाल जो है ना ये सर्दियों में ट्रैवल करते हैं, जोसई तक जाते हैं, मुख्तलिफ एरिया तक जाते हैं, और फिर ये वापस नीचे जेहलम, गढ़ी हबीबुल्ला और ये सारे एरियाज में वापस आते हैं। ये बालाकोट की तस्वीर है, ये और ये दासू की तस्वीर है। आतिफ को थोड़ी सी जल्दी, आतिफ ने कहीं पे जाना है तो कह रहा कि मैं जल्दी आगे करते जाऊँ तो ये दासू की तस्वीर है, ये KKH पे एक आता है जो आपका विलेज है, और ये बड़ा यूनिक सा विलेज इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि पूरा विलेज एक ही पत्थर पे, एक ही चट्टान के ऊपर बना हुआ है। ये बलोचिस्तान में जो हम कह रहे थे कि हमने कुछ नई दुनियाएं देखी, बलोचिस्तान का हमारे जो जहन में एक इमेज है कि वो एक बड़ा ऐसा रफ टफ सा एरिया है, बस उसमें कोई टीले शीले हैं, कोई सहरा है। तो ये वहाँ पे जितने बड़े हमने दरख्त देखे, जितने बड़े बाग सोली हमने देखे, ये सेब के, आलू बहारे के, मेरे ख्याल में मैंने पाकिस्तान में किसी जगह नहीं देखे। ये एक संजावी जगह है जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ की ये तस्वीर है। यहाँ से हम ज़ियारत तक ये हमें 2-3 घंटे लगे जाते हुए, 2-3 घंटे दोनों साइडों पे ये बाग मुसलसल चल रहे हैं। लाखों की तादाद में जो है ना ये दरख्त हैं जिन पे ये फूल लगते हैं। हमें सिर्फ स्प्रिंग का, मैंने आपको पहले भी कहा कि बड़ी अच्छी होती है नॉर्थ की स्प्रिंग, लेकिन बलोचिस्तान अगर हमें वो जाने दिया करें आसानी से, और हम कुछ ऐसी चीज़ों से हट जाएं कि वो हमारे दोस्त तो हैं, भाई भी हैं वो, और हमें करीब आने दें, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने लेके आ सकते हैं उनके मुख्तलिफ मौसम। अगर स्प्रिंग अच्छी है तो इसका मतलब यहाँ पे ऑटम भी बहुत अच्छा होता होगा, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा जा नहीं सकते ड्यू टू हमारे कुछ हैं, कुछ मेहरबान हैं। तो ये वही बड़बड़ोंक जो मैंने आपको कहा, वो जिसका आपको एरियल व्यू दिखाया था, ये उसी की एक है, वो शाम हो रही है और उसका दहाना है। ये हंगोल नेशनल पार्क है बलोचिस्तान। तो ये यहाँ पे कोई पैटर्न है भी, आपको आगे नेक्स्ट तस्वीर आएगी क्लोज, ये प्रिंसेस ऑफ होप, और यहाँ पे बेशुमार ऐसी अशकाल बनी हुई हैं जिसको हवा ने तराशा है, मिट्टी के पहाड़ थे या जो भी थे वॉटएवर। और बल्कि अगर आप नेक्स्ट तस्वीर करेंगे आतिफ, तो ये देखेंगे ये पूरी जैसे समंदर की लहरें जो मुंजमद हो गई हैं, और इसके आपको राइट साइड पे वो समंदर भी थोड़ा दूर है, तो मे भी ये कुछ हज़ार साल पहले ये समंदर का हिस्सा थे और उन्होंने ये पैटर्न्स बना दिए हुए। ये वहीं पे वो आपका एक क्लोजअप है गोल के अंदर कि वहाँ पे पहाड़ों के अंदर कैसे खूबसूरत पैटर्न है और वहाँ की जो लाइफ है वो कैसे वो लोग ज़िंदगी करते हैं। ये गवादर, और ये हम वहाँ पे एक जगह है हैमर हेड, वहाँ पे हम खड़े हैं और वो हम स्केल दिखाने के लिए, वो देखें आतिफ वो कॉर्नर पे खड़ा है कि इस पूरे एरिया का स्केल और पूरी जगह का स्केल क्या है। राइट साइड पे वो पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा कुछ नजर आ रहा है ना, बस ऐसे ही है। हम जैसे बड़े स्केल से हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं ना, हम जो अभी बहुत कुछ हैं यहाँ पे, तो हम कुछ भी नहीं। ये नेशनल मोनूमेंट, ये है इस्लामाबाद की एक तस्वीर है एरियल। ये रोहतास की, अब हम दोबारा से जो हिस्टोरिकल आर्किटेक्ट हैं उस पर हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। ये रोहतास की तस्वीर है, ये बादशाही मस्जिद की, और ये सारी तस्वीरों के लिए वो उसी तरह के हम बहुत एक टाइम स्पेंड करते हैं, मुख्तलिफ बार बार जाना होता है कि अच्छी तस्वीरें मिल जाएं अच्छे एटमॉस्फेयर में, ताकि हम जब लोगों को दिखाएं तो वो उससे कनेक्ट कर सकें। ये हजूरी बाग की तस्वीर है, बिल्कुल सामने आपको वो फोर्ट नज़र आ रहा है। ये एरियल मैंने और आतिफ ने 2015 में किताब की थी, उसका नाम था लाहौर इज़ लाहौर, और तब हमने कुछ उसमें जिक्र भी किया था। एक तस्वीर हमने एरियल देखी
जी इतना बड़ा एरिया था लाहौर का, अगर आप वो किताब मैं आज लेके नहीं आया, मैं आपको दिखाता कि उसमें एक तस्वीर है 2 पेज के ऊपर जिसमें सिर्फ मकान है, और हमने नीचे लिखा हुआ है कि अगर कोई दरख्त ना तो ऐसी आपको एक बुरा लैंडस्केप मिलेगा, ठीक है ना। तो ये 2015 में हमने कोशिश की कि हमने जिस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ हम काम कर रहे थे मिलके, तो मैंने आतिफ ने उनसे बात करके दरख्तों को, परिंदों को उस किताब का मौजू बनाया, और उसमें हमने बताया कि हम कितनी तेज़ी के साथ जो हमारा लोकल दरख्त है उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। जो आप फॉर एग्जांपल अभी बड़ी रिसर्च आपको इस वक्त दुनिया में मिल जाएगी कि जब जंगल काटे गए ओरिजिनल, उनकी जगह दूसरे दरख्त लगाए गए, उन्होंने बजाय आपके इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के उनको उल्टा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि वो मुकामी नहीं थे। अभी भी आपको जो जानवरों की जो कमी के बारे में जो लिविंग प्लैनेट जो रिपोर्ट आती है, उसमें बड़ा जो सबब बताया जाता है वो ऐसी जगह बताई जाती है जो जानवरों के, परिंदों के बारे में हम जो पैदा कर रहे हैं कुछ सफारी पार्क के नाम पे, कि वो बाकायदा उनको सपोर्ट नहीं करती बल्कि उनको वो कम कर देंगे, उनको ख़त्म कर देंगे। तो ये हम तब से ये एक लोगों से बात कर रहे हैं 2014-15 से मैं आती कि ये हम लोकल दरख्त लगाएं। आजकल भी सबसे बेस्ट सीज़न है दरख्त लगाने का, साल में 2 होते हैं मौसम, एक बरसात का, एक आज का। तो आप कोशिश करें दरख्त लगाएं और लोकल दरख्त लगाएं। आपके लोकल दरख्त अगर नहीं होंगे तो आपके लोकल परिंदे जो हैं वो यहाँ से अर्बन बर्ड चले जाएंगे, अर्बन बर्ड जाएंगे तो आपको जो नुकसान पहुँचाने वाले कीड़े वो ज़्यादा हो जाएंगे। और आपने देखा कि इन दिनों में आपके पास जो वबाएँ आई हैं स्मोक की शक्ल में, दरख्त तो फेफड़े हैं ज़मीन का, आप अगर फेफड़े निकाल देंगे तो वो हवा तो ऐसी गंदी मिलेगी आपको। अगर आप लोकल बर्ड्स नहीं होंगे तो डेंगू जैसी बलाएं आपके पास आएंगी, क्योंकि वो अर्बन बर्ड्स चले गए, वो उनको बैलेंस करते थे उन कीड़े मकोड़ों को कि ये हाथ तादाद से ज़्यादा ना हो। तो ये सारे जो सिस्टम है ये हमारे एक एक्ट से जो हम ये तबाह करते जा रहे हैं माहौल को, वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और पाकिस्तान के बारे में जो क्लाइमेट चेंज की जितनी भी रिपोर्ट है वो सारे कहते हैं कि जी कार्बन पैदा करने में हम ज़्यादा, हमारा बड़ा हाथ नहीं है, बल्कि बिल्कुल नहीं है क्लाइमेट चेंज से जो होने वाली तब्दीलियाँ। लेकिन इसके अलावा वो कहते हैं जी दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो इस पूरी सूरत हाल से ना निपटने वाली सलाहियत है जो आपके पास नहीं है। इंतज़ामी अमूर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अंदर कमी है। अगर हम ये कुछ चीज़ें मैनेज कर लें, जैसे पाकिस्तान पूरी ज़मीन से पानी निकालने में 4था नंबर है पूरी दुनिया में, तो जो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में पाकिस्तान का कहीं कोई नंबर नहीं। जो बारिश का पानी आता है, दूसरा पानी आता है, आप इससे आप रिचार्ज कर सकते हैं ज़मीन को, जो आपका 800 फुट पे चला गया 80-90 फुट से। तो उसमें जो इंडिया है इस वक्त पूरे दुनिया में पहले नंबर पे है, वो 360 मिलियन क्यूबिक जो मीटर है पानी वो उसको रिचार्ज करता है। जो पाकिस्तान की पूरी ज़रूरत है साल की वो 160 मिलियन क्यूबिक पानी है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया अगर पहले नंबर पे, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं ऐसे छोटे छोटे, जैसे 2 साल हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनिशिएटिव दिए, कुछ कराची में थोड़ा सा कि ये हम कुछ ऐसी जगहों पे जब ये सैलाब पानी बारिश आती है तो उसमें पानी आता है, पानी खड़ा हो जाता है, तो उस जो बारिश को पानी को छोटी सी आम सी एक टेक्निक है जिसको कहते हैं ये रिचार्ज वेल कहते हैं इसको। आप उसको देखेंगे बिल्कुल सिंपल सी, एक आपने घड़ा आपने खोदना है, उसके अंदर आपने कुछ फिलिंग डालनी है, कुछ रेत कुछ बजरी की, उससे वो सारा पानी जो पानी बारिश का है वो सबसे साफ तरीन पानी है, वो ज़मीन के अंदर जाएगा और वो आपको वो आपके वो जो अंडरग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता रहेगा। तो ये किसी भी हवाले से हम देखें, बदतरीन चीज़ों के हवाले से तो पाकिस्तान जैसे जो डिफॉरेस्टेशन के हवाले से उसका नंबर टॉप 10 में होगा, पानी की कमी का शिकार उसमें वो टॉप 10 में होगा। अच्छा, ज़मीन से पानी निकालने वाले मुल्कों में आप देखेंगे तो टॉप 10 में होगा। हर जगह पे हम देखते हैं, और ये सारी चीज़ें इंतज़ामी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो है ना वो नाहिली का सबूत है। ये आगे उसकी मीनार पाकिस्तान आ गया, और ये आ गया वज़ीरहा मस्जिद, उसका इंटीरियर है। और ये मेरा ख्याल है कि लाहौर के अंदर जितनी भी कोई ऐसी मुग़ल दौर की कोई ऐसी बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर जो सबसे बेस्ट काम है वो वज़ीरहा मस्जिद के अंदर हुआ है। और ये आप मेरे और आतिफ की एक और ऑब्जर्वेशन है कि हमने लाहौर के अंदर जितनी भी हमने पुरानी बिल्डिंग्स देखी हैं सब पे बाग बने हुए हैं, फूल बने हुए हैं, पौधे बने हुए हैं, बेलें बनी हुई हैं,
जब कराची में जाते हैं वहाँ पे हम जो पुरानी उसी दौर की जैसे वो शाहजहानी मास्क है ठट्टा की, उसके अंदर ज्योमेट्रिकल पैटर्न, तो हम जब इस जगह पे देखते हैं तो इसका हमें लगता है कि वाकई यार जो हमने बात सुनी थी कि लाहौर बागों का शहर, पंजाब एक हरियाली का नाम है, तो वो चीज़ें अब देखें कि लाहौर में अगर सिर्फ 6% दरख्त रह गए हैं तो वो चीज़ें सारी ख़त्म हो गई हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो आपको फूल बूटे, आपको सारी चीज़ें नजर आएंगी, कोई पैटर्न आपको ऐसा नजर नहीं आएगा हमारी हिस्टोरिकल विलेज में जिसमें फूल बूटे या ये दरख्त ना बने। ये चनियोट की शाही मस्जिद है और ये भी बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। ये मुल्तान के जो मुख्तलिफ मज़ार आते हैं, शाहरुख ने आलम का और बहाउद्दीन ज़िक्र मुल्तानी का, तो ये उसका एक मज़ार है। ये चोलिस्तान में एक है दरावड़ फोर्ट, और ये भी आपको बताऊं कि ये एक दरिया के किनारे था। तारिक साहब जानते होंगे वो पुराना एक दरिया का नाम है हाकड़ा, दरिया हाकड़ा के किनारे ये किला बना हुआ था। अब ये सब उजड़ गया हुआ, पानी नहीं रहा तो वो आबादी भी नहीं रही। ये उसी दरावड़ फोर्ट की एक मस्जिद है, अब्बासी मस्जिद, ये बाद में बनी, तो ये उसी की एक मस्जिद है। ये बीबी जमिंदी का उस शरीक में मज़ार है, और ये भी एक साइड से बिल्कुल वो सैलाब आया और पूरा उसको आधा, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अगर आप इसको बैक साइड से देखें जैसे किसी ने केक आधा काट दिया, तो आधे पीछे से बिल्कुल आपने तस्वीरों में भी खाने की बात है। जी जी बिल्कुल, मुझे समझ आ गई है कि आपको चाय आपका इंतजार करें। ये ईसा खान तरहान का एक मज़ार है, मकली आपने नाम सुना होगा, और क्या खूबसूरत वो जगह है। हमारे पास ना जब हम सिंध पे काम कर रहे थे, मैं आती तो हमें वहाँ पे हमारी एक दोस्त थी मरियम चीमा, उन्होंने बताया, कहते हैं पूरे सिंध के अंदर को 3000 से ज़्यादा हिस्टोरिकल साइट्स हैं, 3000 से ज़्यादा, और कई ऐसी हैं जो कई हज़ार साल से भी पुरानी चीज़ें। तो हम किसी जगह किसी चीज़ को भी हम यूज़ नहीं कर सके कि हम इसके लिए कुछ हम ऐसा कोई टूरिज्म डेवलप कर सकें लोकल या इंटरनेशनल। ये वहीं में मकली में एक मज़ार है और बहुत खूबसूरत, इस बगैर छत के। कुछ उनकी पुराने आप पढ़ें, कहानियाँ पढ़ें तो आपको पता चलता है कि कुछ लोग थे वो कुदरत से एक डायरेक्ट इंटरेक्शन चाहते थे, तो उनकी एक ख़ास तकीद होती थी कि हमारी जहाँ पे भी आखिरी आराम का उसकी छत ना बनाई जाए। ये अमीर लोगों की बात। ये उसी मस्जिद की शाहजहानी मस्जिद जिसका मैं जिक्र कर रहा था ठट्टा की, उसके अंदर आप देखेंगे तो सारे आपको ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स नज़र आएंगे, फूल बूटे पत्ते वो नज़र नहीं आएंगे। ये कैलाश अब हमारा जो थोड़ा सा कल्चरल वाला ये चैप्टर शुरू हो गया। ये कैलाश जो सबसे फेमस हमारा पाकिस्तान का कल्चर इंटरनेशनली, अभी ये 2-3 महीने पहले जो दुनिया का सबसे फेमस फोटोग्राफर है जिमी नेल्सन, जो ट्राइब्स पे काम करने के, ट्राइब के पोर्ट्रेट बनाने में सबसे फेमस है, वो 2 महीने पहले आया हुआ था। और अभी 1 महीने के बाद एक और बड़ा फेमस फोटोग्राफर डैनियल कॉर्डन वो आ रहा है इसको शूट करने के लिए। तो ये बड़ा फेमस एक आपका कल्चर है पाकिस्तान का, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हम आहिस्ता ख़त्म करते जा रहे हैं। इनको मुशर्रफ भाई सलाम कर रहे हैं। तो ये कश्मीरी एक कपल है, ये जा रहा है लकड़ियाँ लेने दरिया के पार, तो अपने वो साथ मवेशी वगैरह लेके ये वहीं पे वो मकई जो है ना उसको वो भूसा अलहदा कर रहे हैं मकई से। अच्छा, ये कामरान तो कह रहे हैं कि आतिफ को जल्दी है इसलिए जल्दी आगे कर रहे हैं, लेकिन आप नोटिस करें कुछ तस्वीरों को आराम से आगे करते हैं, कुछ को तेजी से। इसका ये मतलब है जो जब इनकी तस्वीरें आती हैं हाँ, तो ये जल्दी गुजार ये ऐसे ही ये और सही जब कामरान की आती है तो रुक जाते हैं। ये आपने बिल्कुल सही समझा कि नाम था इधर सब रुकूंगा वो सबसे बड़े परिंदे की तरह ना पैर चेंज कर। हाँ सही पकड़ा आपने, बेवफाई। अच्छा कामरान ये बताइए, ये मकई को वो कश्मीरी औरत है, उसने वही कश्मीरी लिबास चोगा पहना हुआ है, तो ये वो अपनी मकई को साफ कर रही है। ये हमारा पंजाब का कल्चर आ गया, इतना रिच कल्चर है कि सिर्फ इस कल्चर के ऊपर हम बड़ा अच्छा टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त गेम है कि आप जैसे मस्मराइज हो जाते हैं जब जाते हैं वहाँ पे 300-400-500 घोड़े हैं, और वो आप जब उनको जाके उनकी वो ये देखते हैं, एक्टिविटी देखते हैं, और जो जवान हैं ये पंजाब का इस वक्त भी जो ना लास्ट अभी आजकल हो रहे हैं हमारे, ये आप समझिए कि नो ये तो बिल्कुल एक आप समझिए कि एक आप उस सारी खूबसूरती को एक डब्बे में बंद कर रहे हैं।
ये जब आप गाँव वगैरह ये जो मंडी बहाउद्दीन है, झेलम का इलाका है, ऊपर तल्लागंज वगैरह, ये सारे एरिया जो है ना, चकवाल वगैरह, ये वहाँ पे हो रहे हैं आजकल, और ये लास्ट है। इसके बाद फिर अगले साल शुरू होंगे। ये भी उसी तरह एक टेंट पैकिंग का मेला है एक गांव में, ये महल चक 23 था इसका जगह का नाम। ये हमारा एक मेला होता है चोलिस्तान में, चंदन पीर, जो ड्यूरेशन वाइज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेला है, 7 जुमेरात तक लगता है। उसके अंदर ये पूरे जो भी इनके मानने वाले हैं, या वहाँ पे एक किस्म की मंडियाँ भी लग जाती हैं, अपने अपने जानवर को सजा के लेके आते हैं। तो ये बैल को उन्होंने मेहंदी के जरिए उन्होंने सजाया हुआ। ये उसी मेले की एक तस्वीर है पूरी, ये चंदन पीर की। ये उसी मेले के दौरान कैमल डांस, मुख्तलिफ एक्टिविटीज होती है, ऊंट, घोड़े, गधे, बल्कि मैंने तो एक गधा वहां पे देखा, उसके ऊपर मेरे पास तस्वीर मौजूद है, अगर किसी को इतराज हो मैं बाद में दिखा सकता हूँ। उसके ऊपर लिखा हुआ था बॉस। आपने एक देखा। ये हमारा आ गया थर के इलाके में। हम ताकि हम हाइट से लेके जा रहे हैं, जैसे हमने सबसे पहले कैलाश दिखाया, कश्मीर दिखाया, कल्चरल जो चीज़ें हम ये दिखा रहे हैं। थर में जैसे वहाँ पे वो धागा बनाते हैं, ये सिंध के, और वहाँ पे ये औरतें वो वहाँ पे वो गड़े बना रही हैं, उनके ऊपर डिज़ाइनिंग कर रही हैं। और वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा रोल, जब हम हट के देखते ना, हमारी अब तो काफ़ी शहरी ज़िंदगी में काफ़ी एक्टिव हो गई हैं, लेकिन वो आप ऊपरी सतह पे देखें तो चंद एक आपको फीसदी औरतें नज़र आती हैं, अदरवाइज अभी वैसा नहीं है। लेकिन देहातों में जब हम जाते हैं स्पेशली, तो हम देखते हैं कि मर्दों से ज़्यादा काम औरतें कर रही हैं। मैं हमारे एक दोस्त हैं सिंध से ही, जमील अब्बासी, बड़े अच्छे राइटर हैं। उन्होंने अभी एक नावल लिखा है जिसको अभी वो गेट्स अवार्ड भी मिला उसमें, ऑक्सफोर्ड लिटरेचर फेस्टिवल में। वो जब उन्होंने कुछ 5000 साल पुरानी एक कहानी लिखी, तो उसमें औरत है जो एक कलीदी किरदार अदा कर रही है एक सोसाइटी में, हेड भी वही है, वो उस मजहबी रहनुमा भी वही है उस सोसाइटी की। और उन्होंने जो रिसर्च की, उस रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि ऐसा था। ये चकोर, अब ये वाइल्ड लाइफ का चैप्टर शुरू हो गया, ये लास्ट चैप्टर है। जो लोग कुछ मसार हैं अपनी अपनी सीटों पे, उनको कहना चाह रहा हूँ कि बस लास्ट है। ये चकोर है पाकिस्तान का नेशनल बर्ड। ये स्नो लेपर्ड, और ये जो फरा पूछ रही थी कितने कितने दिन लगते हैं, तो इस एक तस्वीर के लिए मुझे कोई 1.5 साल लगा। ये ब्राउन बियर, ये देवसाई में जो बिग बॉय का सबसे बड़ा रीच था वहाँ पे। ये मारमोट, वहाँ पे गोल्डन मारमोट होते हैं, लॉन्ग टेल मारमोट इनको बोलते हैं, ये देवसाई में। ये पाकिस्तान का जो है नेशनल एनिमल है कश्मीर मारमोट, ये चित्राल में होता है। ये मरी की तस्वीर है। इसमें एक माँ है जो अपने 2 बच्चों को बर्फ से बचा रही है, और ये शायद मेरी पहली तस्वीर थी जिसको नेशनल ज्योग्राफिक पे सिलेक्ट हुई थी। ये इस्लामाबाद के बर्ड्स पे जो मेरी अभी किताब आ चुकी है, उसकी एक तस्वीर है। ये कॉर्पोरेट है, इस्लामाबाद की तस्वीर है। ये उल्लू हैं जो यहाँ पे बकसरत पाए जाते थे, अब बहुत कम हैं। इनकी सबसे ज़्यादा बुरे तरीके से ये शिकार हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी ने कोई बात फैला दी थी कि ये बड़े मनहूस होते हैं। आपकी इत्तला के लिए उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। पहले बाहर होते थे, इस्लामाबाद में थे। नहीं, पूरे पाकिस्तान। अच्छा, पूरे पाकिस्तान। उल्लू भरे पड़े। अच्छा, जो जानवर जो सॉरी परिंदा उल्लू है ना, वो कम हो गया। हाँ, ये बात है। उल्लू वैसे ये एक है परिंदा जो कलर कहार में होता है, इसको कहते हैं एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। ये अपना घोंसला बनाता है वहाँ पे कलर कहार में, और इसके जो मेल फीमेल दोनों डिफरेंट कलर के होते हैं, वो दोनों बहुत खूबसूरत हैं। शुक्र है, वरना कामरान तो कहते हैं कि आप बर्ड्स में देखें तो मेल बहुत ही खूबसूरत होती है और फीमेल। अभी मैंने ये 100% ये बात बिल्कुल सही है। जानवरों में, परिंदों में जब भी हम मेल देखते हैं वो सबसे खूबसूरत होता है। यानी इसके भी जो पीछे जो परिंदा गया, हाँ नहीं वो मैं ये बात नहीं, जरा उचित कमेंट करना। बड़ा अच्छा है कि उधर जो है ना जानवरों में और परिंदों के अंदर ना, अभी ये जो
कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है वो घर में इसलिए उनकी यहाँ पे डेवलप हो चुकी है, इसलिए औरतें ज्यादा हो चुकी। तो फिर पंजाब वाले तो खूबसूरत हो जाएंगे। अच्छा Bird of Sialkot की है ये मेरी किताब है बर्ड ऑफ सियालकोट, उसका टाइटल है ये। मैं उनको यही दिखाना, लोगों को रियलाइज करवाना चाहता था कि परिंदों से मोहब्बत करें, ये हक हो रहे हैं, तो एक नए दिन का आगाज, तो इसलिए टाइटल पे ये तस्वीर लगाई। ये ग्रे पर्पल हेरन है, उसकी तस्वीर है। ये बीटर फरा के एक और उसी बात का जवाब, मैं एक तस्वीर सोचता था, बीटर्स को देखता था, मैं कहता था किसी अच्छी जगह पे बैठे हों और बड़ी अच्छी लड़ाई ना, और लड़े हुए हों, बड़ी अच्छी लड़ाई ना हो, ये बकायदा प्यार से बैठे हुए। अच्छा ठीक, ये आपको ऑपोजिट साइड पे कर। हाँ, आप गौर से देखें हार्ट शेप बनी, हार्ट शेप ये बनी हुई है। मेरे जहन में ये इमेज था, और इस एक तस्वीर के लिए मुझे ये हार्ट सीजन में आते हैं, मार्च अप्रैल में सियालकोट आते हैं, तो उसमें ये जोड़े बनते हैं, तो उसमें ये इस तरह बैठते हैं मिलके। तो तकरीबन चौथे साल जाके मुझे ये तस्वीर मिली। यानी 4 साल आपने उनको करीब नहीं आया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक है, इसका नाम अभी जहन से निकल गया। जहन आप बताएं। ये ग्रे हेरन है, ये जो सियालकोट की तस्वीर है, उसके पास हेड डाला, वहाँ पे काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, तो उनकी तस्वीर है। वो जो था पीछे वो ग्रीन शंख था, जो मुझे सॉरी क्यों मुझे ना वो बार बार जवान भाई ने ड्यूटी दी हुई है कि मुझे इंटरप्ट करके मुझे कुछ चीज़ें बुलाएंगे। अच्छा, तो ये ग्रेट ईग्रेट है, तो इसकी ये उसी तरह सियालकोट के पास भी हेडमाला की तस्वीर है। ये भी तवी की तस्वीर है, चिनाब और तवी की। ये ब्लैक स्टार थे, ये बार हेडेड गीज हैं। इसके बारे में 2 चीज़ें सिर्फ बताऊंगा कि मैंने और आतिफ ने इसका फ्लॉक देखा हुआ है कुछ साल पहले, 10,000 का, 20,000 का। कितने साल पहले? ये कुछ साल पहले, कुछ साल 4 साल 10,000 हमने इकट्ठे परिंदे देखे, ये गोल के गोल आते हैं। अब हम इस साल देख रहे हैं 10, 20 या ज़्यादा से ज़्यादा 30, 3-4 सालों के अंदर इतनी चीज, ये इतनी तेजी से इसको मारा जाता है। बकरियां नहीं होती, बकरियों को भागते हो ऐसे, और मेरा ख्याल है 5, 7, 10,000 इस तरह करके मैंने देखे हैं। तो ये आप नहीं आते। अच्छा, ये सबसे ज्यादा बुरे तरीके से शिकार हो गए। वहां पे हमारे जो फौजी भाई हैं उन्होंने पक्के अड्डे बनाए हुए हैं, और वो बकायदा इनको शिकार करते हैं, और सैकड़ों के हिसाब से एक बंदा 100, 200 मारता है। कामरान इजाजत लेके रहते हैं। हाँ, बस उन्होंने किससे जानते? अच्छा, ये जी मैं आप नाम नहीं लूंगा, इसलिए आप इजाजत का जिक्र ना करें। ये बॉर्न ऑल है, उसकी तस्वीर है। इस फैमिली के साथ भी को मैं महीना 1.5 रहा, तो ये मेरे दोस्त बन गए, तो अच्छे तरीके इन्होंने मुझे पोज दी है। ये शाम हो रही है, और ये इंडियन मैना या बंक मैना है, जो ये शेफर्ड्स के साथ। जी नेक्स्ट, ये मेरी अभी कुछ अर्सा पहले मेरी एग्जीबिशन हुई है, जिसका वो टाइटल था मादूमियत के किनारे से। ये ब्लैक बक की तस्वीर है सिंध की। सिंध में जो विल्डरनेस में ब्लैक बक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैंने 5-6 साल में मैंने खुद देखा हुआ है, लेकिन अब इस वक्त आपको सिंगल एविडेंस नहीं मिलता कि ये हिरन वाइल्ड में, विल्डरनेस में मौजूद है। तो ये हमारा एंड है वाइल्ड लाइफ का, जंगलात का और चीज़ों का। थैंक यू वेरी मच। आप सबका शुक्रिया तशरीफ आने का और पेशेंटली इतनी देर बैठने का। नॉर्मली हमारी नशिस्त इतनी लंबी नहीं होती, लेकिन आज चूँकि दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव थी, इसलिए ये रूटीन से थोड़ी लंबी हो गई। और अभी भी हम एक चीज़ आज का सेगमेंट मिस कर रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों से सवाल लेते हैं, इसलिए कि वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है। हम इनसे दरखास्त, लेकिन मैं 2 मिनट अभी भी मैं जो इनफरादी सतह पे आप कोशिश कर सकते हैं। पूछती हूँ आपसे। जी जी। तो उसमें यह है कि आपसे भी ज़्यादा कामरान को चाय की जल्दी है, तो उसमें यह है कि हम इनसे दरखास्त करेंगे कि किसी वक्त एक और सेशन करें जिसमें मैं भी ना बोलूं और इनकी कोई प्रेजेंटेशन ना हो, सिर्फ आपके सवाल हो और उसके ऊपर ही डिस्कशन हो, तो वो हम दोबारा कर सकते हैं। अब इसकी नशिस्त की जो इख्तिताम था, जैसे कामरान ने भी कहा कि कोई हल लेके हम उठें ताकि ये नशिस्त एक मानी भी पैदा करे हमारी ज़िंदगी में किसी बेहतर अमल के लिए। तो मैं दोनों से पूछूंगी कि आज की जो नशिस्त है उसको भी कंक्लूड करें और हम अपनी सतह पर क्या कर सकते हैं उसके ऊपर भी कोई रहनुमाई फरमाएं, बहुत कम अल्फाज में।
लेकिन मुझे 2-3 छोटी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये है कि इनकी जो कलेक्टिवली 8 किताबें हैं, उनमें से आप अगर कोई किताब ख़रीदना चाहें अपने लिए, किसी को गिफ्ट देने के लिए, हम मुख्तलिफ गिफ्ट भी देते हैं। तो अगर आप एक किताब देना चाहें जिससे आप पाकिस्तान के उस हिस्से को उनसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, वो भी आप ख़रीद सकते हैं और इन दोनों से रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप हमें कहेंगे तो हम आपको इनका नंबर दे देंगे या आप हमें भी बता सकते हैं। आप इनकी किताब के अंदर जो तस्वीर छपी हुई है उसका कोई प्रिंट भी इनसे ख़रीद सकते हैं और उसको फ्रेम करके अपने घर में, अपने ऑफिस में लगा सकते हैं और उसको भी एज अ तोहफा दे सकते हैं। आतिफ सईद ने अपने घर की बेसमेंट में पूरी गैलरी बना दी है, वहाँ पे इनका काम डिस्प्ले हुआ हुआ है। जिन लोगों को इस काम को देखने की दिलचस्पी है कि वो फ्रेम होके एक तस्वीर की शक्ल में कैसा लगता है, और कुछ काम ऐसा जो आज हम दिखा नहीं सके, वो आप इनके घर जाके भी देख सकते हैं। कामरान की जो 3 और किताबें आप उनके लिए भी कह सकते हैं। इन दोनों से एक मैं शिकवा कर लूँ कि हमारे साजिद साहब जो कि हम सब के बॉस हैं जी, उनका शहर है सरगोदा, वो पूरी दुनिया में माल्टे बेचता है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। माल्टों की कोई तस्वीर नहीं है, उन्होंने माल्टे भेजे भी नहीं है। तस्वीर होती तो भेजते ना आपको, भेजेंगे तो तस्वीर बनेगी ना। साजिद इनको तस्वीर तस्वीर आएगी तो माल्टे आएंगे। नहीं सर, माल्टे आएंगे तो तस्वीर आएगी ना। ये आप माल्टे तस्वीर भेजे, मैं हो तस्वीर सकता, उतार दूंगा। क्योंकि ये कह रहे हैं मुर्गी पहले, वो कह रहे हैं अंडा पहले, ठीक है। तो कोई बीच बिछा कर लें, लेकिन अगली किताब के अंदर सरगोदा के कल्चर को भी लेकर आए प्लीज, वो बड़ा रिच कल्चर है। अब अभी पाकिस्तान के ऊपर पहली किताब की, उसके अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग थी। अभी मेरा ख्याल है हमें सारी ज़िंदगी लगेगी पाकिस्तान के अंदर, जो है ना, वो इतना कुछ है कि वो एक किताब में या एक फोटोग्राफर उसका अहाता नहीं कर सकता। वो अहाता बेशक ना हो, सरगोदा का अहाता जरूर नहीं, होना चाहिए। किन्नू भिजवा दें सर। ठीक है, Agree. सारी फिक्र ना करें, मैं अपनी तरफ से भिजवा दूंगी। फिलहाल फिर छिलके जोड़ के भेजना बाद में। चलो। अच्छा जी, जवाद भाई जहाँ भी होते हैं वहाँ माहौल को बहुत संजीदा और इंटेंस नहीं होने देते। तो आज खुसूसी दरख्वास्त की थी कि हम तीनों संजीदा लोग हैं, आपने आके ना टीके लगाने सबको। So thank you very much टीम आलम बीबी for this program। शाहरुख भट्टी एंड भट्टी स्टूडियो हमारे साथ हमेशा बड़ा ताउन करते हैं। हमारे डिस्कवर पाकिस्तान से जो दोस्त आए हैं आज के लिए, उनका शुक्रिया आपका। अब आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें ताकि हम चाय की तरफ बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच। जी, इसमें बस एक है कि हम ये जो गपशप है, इसमें मेरे लिए सबसे जो मुझे लगता है कि की पॉइंट होता है कि हम इनफरादी सतह पे इसके लिए क्या कर सकते हैं, कि अब जंगलात को कैसे रोक सकते हैं या फलां कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी बड़ी आपको बताई गई। तो इसमें इनफरादी सतह पे आज से आप अगर आप कोशिश करें कि आप पानी का इस्तेमाल जो है वो उसमें असराफ नहीं करेंगे, और बाकी सारी जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल आप कम से कम करेंगे। आप जैसे कोई लाइट्स जल रही हैं तो उनको अगर ज़रूरत नहीं है तो बंद करेंगे। बिजली के जितने आलात, क्योंकि जितनी भी ज़्यादा कार्बन जो फ़ज़ा में पैदा हो रही है वो इन कुछ चंद 10-20 इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी वजह से पैदा हो रही है। तो ये एनर्जी बनाने वाली जो इंडस्ट्री, ये भी बहुत ज़्यादा कार्बन पैदा कर रही है। इवन जो फैशन, जैसे आप शर्ट्स वगैरह कोई भी आपने कपड़े पहने हुए, जो 10% पूरी दुनिया में जो कार्बन पैदा हो रहा है इनकी वजह से हो रहा है। एक टी शर्ट जो मैं पहनता हूँ, इसके लिए कम से कम 2700 लीटर के करीब पानी इस्तेमाल होता है इसको बनाने में। फैशन इंडस्ट्री इस वक्त सबसे ज़्यादा जो अगर आप देखें पानी इसको इस्तेमाल कर रही है, और ये जो एक टी शर्ट को बनाने में जो जितना पानी है, ये 2.5 साल के लिए मेरे लिए काफ़ी पीने के लिए। तो हम कोशिश करें कि किसी जगह पे भी हम असराफ ना करें। प्लास्टिक का इस्तेमाल, जो 1 टाइम यूज़ वाला प्लास्टिक है, उसका कम से कम इस्तेमाल करें। पानी को कम से कम इस्तेमाल करें, उसको रिसाइकल अगर हम कर सकें। कुछ हम किचन वाला, जैसे आप ख़वातीन जो घरों में या कोई भी जो हम घर का हिस्सा होते हैं, जो आप मुख्तलिफ, आप कोई दाल भिगो के रखती है, चावल भिगो के रखते हैं, उसका जो पानी है ये बेस्ट आपके लिए वो खाद है आपके पौधों के लिए, और ये हम ज़ाया करते हैं। तो इस तरह का बहुत सा पानी जो छोटी छोटी सतह पे हम इसको, जैसे हम अगर फॉर एग्जांपल, अब मुझे लगता है कि कुछ सालों में हो जाएगा, मरी में जैसे पानी की शदीद किल्लत थी, वहाँ पे वो जो रेन वाटर है उसको रिस्टोर, वो उसको स्टोर कर रहे हैं और उसको ज़मीन के पानी को वो रिचार्ज करेंगे उसके थ्रू। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि अब कुछ अरसे के बाद हुकूमत को इस तरफ आना पड़ेगा कि हम बारिश के पानी को हर घर जो है ना उसको स्टोर करने के लिए एक जगह बनाए। तो इसी तरह जैसे कुछ एक दोस्त हैं वो मलेशिया में थे, वो कहते हैं कि वहाँ पे जो सेवरेज का पानी है उससे हट के जो अलग एक गुजरगाहें बनी हैं जिनमें बारिश का पानी जाके किसी एक जगह पे स्टोर होता है।
तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी सतह पे हमें एक दरख्त लगाएं, लोकल दरख्त लगाएं। प्लास्टिक वन टाइम जो प्लास्टिक की चीज़ें उसका कम से कम इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 58 करोड़ प्लास्टिक के लिफाफे बन रहे हैं हर साल, 52 करोड़ लिफाफे हर साल आपको, और उसमें 10 से 15% इजाफा हो रहा है। ज़्यादा उसमें किलो भरे जाते हैं। हाँ, किलो भरे जाते हैं। तो ये सारे जितने आप वन टाइम यूज़ वाला जो प्लास्टिक है उसको कम से कम, अब कोई भी कपड़े का थैला बना लें, कुछ कागज़ का, जो भी आप, बल्कि कागज़ का ना कपड़े का बनाएं, वो आपका काफ़ी दफ़ा यूज़ हो जाएगा। और आप अच्छा। मैं यहाँ ऐड कर दूँ, कपड़े के थैले की चूँकि बात हुई है, तो हमारे पास भी आलम बीबी के हाँ। स्लोगन वाले बैग्स हैं, आप लोग चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपको कपड़े का थैला मिलेगा, बल्कि आप एक अच्छे कॉस्ट को दूसरे लोगों तक पहुँचाने की वजह भी बन सकते हैं। और कामरान जो बात कर रहे हैं, इन्होंने खुद से शुरू की है। मुझे इन लोगों से एक दिन मिलना हुआ, तो हमने आतिफ की तरफ जाना था। मैं जब गाड़ी में आके बैठी, मुझे पिक करने हैं, तो पीछे एक स्टील का डोल पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा ये किस लिए? इन्होंने कहा दूध लेना रास्ते से। मैंने कहा अच्छा। कहते वो शॉपर में डाल के देते हैं ना दुकान पे, जहाँ दूध दही। हमने अपना बर्तन रखा है, हम शॉपर में नहीं उस बर्तन में लेते हैं। रोटियाँ लेने जाते हैं तो पोना लेके जाते हैं, उस पर रोटियाँ ले आते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है कि आप कपड़े के थैले से, किसी बर्तन से, पोने से आप किस तरह से प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करके अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं। और हमारे लिए ज़रूरी नहीं कि सब लोग वो कर रहे हो जो हम कर रहे हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि जो हम ठीक समझते हैं वो हम अपने से ज़रूर शुरू करें, अपने से ही शुरू करना है। और सबसे ज़्यादा कि हम स्कूलों में कोशिश करें, किसी का कोई राब्ता है, किसी जगह पे है कि वो स्कूल ऐसे, वो स्कूलों से जुड़े हुए हैं, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी, बच्चों तक ये नॉलेज ज़रूर शेयर करें कि हमने ये इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना है, पानी को बचाना है। मैं आज की जो ये सिटिंग है इसको एंड करता हूँ इन शॉर्ट एक जुमले में कह के कि जो नेचर है ना, ये हमारे पे एहसान करती है। नेचर की किसी चीज़ को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। पानी का आप बिल नहीं देते या बिल आपको उतना ही आएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जिस तरह मर्जी यूज़ करें। हवा भी इसी तरह है कि जिस तरह मर्जी इसको गंदा करें। नेचर ने, अल्लाह ने हमें सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अगर दी हैं, तो इसको जिन चीज़ों पे हम कॉस्ट खर्च करते हैं उसी तरह इनको ट्रीट करना चाहिए। तो फिर हमारे सारे मामला जो है ना वो ठीक रहेंगे। फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि आप बफे या हाईटी पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डालते हैं और वो छोड़ दिया, अगला ले लिया। ठीक है, आपने पे किया है, लेकिन आपने ज़ाया करने के लिए पे नहीं किया, खाने के लिए किया है। तो वही लें, उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं, बिकॉज आप उसको पे करें, ज़ाया ना करें। वो आप बहुत सारे ऐसे लोगों तक खाना पहुंचा सकते हैं जिनके पास वो खाना नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।